हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPC सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 69th BPSC प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह 69th प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग BPSC की नवीनतम पैटर्न के अनुरूप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको विकल्प के रूप में 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और इसमें प्रश्नों का जो लेवल है वह इजी टू मॉडरेट, कुछ प्रश्न आसान हैं और कुछ प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट रूप में दिए हुए हैं। तो मिले जुले टाइप के प्रश्न हैं। आइए इसका हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी। यानी कि केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार भारत में आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। देखिए, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार भारत में जो प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जताया गया है वह 1.97 लाख है। यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति आय केंद्रीय बजट के अनुसार 1,97,000 है। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अमृत काल के दौरान मार्गदर्शन हेतु कितनी प्राथमिकताएं तय की गई है। तो केंद्रीय बजट के अनुसार अमृत काल के मार्गदर्शन के लिए बजट में कुल 7 प्राथमिकताएं तय की गई है, निर्धारित की गई है। इसे सप्तर्षि नाम से जाना गया है। बजट में इसे क्या नाम दिया गया है, सप्तर्षि। इसमें सरकार की कुल 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में पहला अग्रिम अनुमान के अनुसार देश की GDP वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहेगी। तो आर्थिक अनुमान के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 6 से 6.8%। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए, जो इस बार का आर्थिक समीक्षा है यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण है वह 31 जनवरी को पेश किया गया था और जो बजट है वह 1 फरवरी को पेश किया गया था। तो ये दोनों डेट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए 5वें नंबर प्रश्न की ओर। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार शीर्ष राज्य कौन है। यानी कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोवा। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत में निर्यात की शीर्ष 3 वस्तुएं प्रतिशत के रूप में कौन सी है। यानी कि भारत से जिन वस्तुओं का निर्यात दूसरे देशों में किया जाता है उन वस्तुओं का क्रम आपको बताना है। जो सबसे ज़्यादा निर्यात जिसका किया जाता है उसे सबसे पहले आपको रखना है। तो यहाँ पर क्रम दिया गया है। अगर एक क्रम को देखें तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया जाता है वह पेट्रोलियम उत्पाद व कच्चा तेल, उसके बाद रत्न एवं आभूषण और उसके बाद मशीनरी एवं उपकरण। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 7 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी सदस्य बना। आप सभी जानते हैं कि SCO में पहले 8 मेंबर थे और अभी जुलाई 2023 में ईरान इसका 9वां मेंबर बना है। यानी कि वर्तमान समय में सबसे लेटेस्ट कंट्री जो SCO का मेंबर बना वह कौन है, ईरान। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है। यानी कि मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सज्जन सिंह यादव के द्वारा। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 10 नंबर प्रश्न है, उपन्यास द ओपियम टॉफी के लेखक कौन हैं। कौन सा उपन्यास,
ओपियम टॉफी के लेखक कौन हैं? तो ओपियम टॉफी जो है वह पंजाब से संबंधित, जो पंजाब में अस्थिरता का माहौल विद्यमान था 80-90 के दशक में, उससे संबंधित यह पुस्तक है और यह पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार मिलेट्स प्रदर्शनी एवं सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार मिलेट्स प्रदर्शनी एवं सम्मेलन का आयोजन भोजपुर में किया गया है और इसका आयोजन 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में किया गया था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 36वां राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जिसका आयोजन गुजरात में किया गया था, इसमें बिहार ने कुल 2 पदक जीते हैं। एक पदक जो है वह बिहार की महिला रग्बी टीम ने जीता है, महिला रग्बी टीम, और दूसरा जो है पदक वह बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने जीता है। ये 2 पदक बिहार को मिले हैं 36वां राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 13 नंबर प्रश्न है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार की रैंकिंग क्या रही है? बताइए, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो बिहार का रैंक रहा है 35वां। अगर यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नीचे से दूसरा यानी कि अंतिम से दूसरा स्थान, ओवरऑल 35वां स्थान बिहार का रहा है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में कौन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आईपीसीसी के नए अध्यक्ष जेम्स फर्ग्यूसन जिम अस्किया को बनाया गया है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आईआईटी पटना में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? यानी कि जिस सुपर कंप्यूटर की स्थापना आईआईटी पटना में की जाएगी उसका क्या नाम है? तो उसे परम नाम दिया गया है। यह सितंबर 2023 तक आईआईटी पटना कैंपस में स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आईआईटी पटना ने सी-डैक के साथ समझौता किया है, सी-डैक के साथ। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आईआईटी पटना के द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर को सितंबर 2023 तक स्थापित कर दिया जाएगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? यह आसान प्रश्न है। पटना उच्च न्यायालय के नए अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वे के विनोद चंद्रन है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 2021-22 में बिहार को कौन सा ग्रेड पदक प्राप्त हुआ है? यानी कि निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 में बिहार को कौन सा ग्रेड मिला है? तो उसमें बिहार को आकांक्षी 2 एस्पायरेशनल 2 ग्रेड में रखा गया है बिहार को। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए, इसका आयोजन केवल गुजरात में किया गया। देखिए, केवल गुजरात में किया गया, यह गलत है। इसका आयोजन गुजरात प्लस न्यू दिल्ली में किया गया है। और एक और मैं यहाँ पर जानकारी दे दूं कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न आता है तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न में ज्यादातर अगर किसी में केवल शब्द का यूज हो तो वह स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है, क्योंकि केवल एक हार्ड वर्ड माना जाता है। ठीक है, तो केवल लगा हुआ अगर कोई स्टेटमेंट हो और आपसे ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा हो, आप उधेड़बुन में फंसे रहें, तो केवल वाला जो विकल्प रहेगा उससे आप गलत लगाइएगा। ठीक है, ये अमूमन देखा गया है, हमेशा सही हो यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन मोस्टली प्रश्नों में इस तरह का होता है। तो 13 का आंसर ए गलत है। अगला, इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने जीता है। देखिए, सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने नहीं जीता 36वां राष्ट्रीय खेल में, बल्कि सर्वाधिक पदक सर्विसेज के द्वारा जीता गया है। इसने कुल 148 पदक जीते हैं। तो बी भी गलत है। अगला है, बिहार ने प्रतियोगिता में 2 पदक जीता। अभी हमने बताया कि बिहार ने 2 पदक जीता है। बिहार ने पदक तालिका में 32वां स्थान प्राप्त किया, गलत है। बिहार ने पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया है। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए 19 नंबर प्रश्न है, आचार्य सोमदेव का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? देखिए, आचार्य सोमदेव की हाल ही में डेथ हुई है, इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया है। तो आचार्य सोमदेव हैं वे मैथिली भाषा के एक साहित्यकार हैं। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के किस जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो बिहार के केंद्र के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा बिहार में बक्सर जिले में 2 नेशनल हाईवे से संबंधित परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, जेपी गंगा पथ परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो जेपी गंगा पथ परियोजना का जो संबंध है वह बिहार के पटना जिले से है। इसकी कुल अगर लंबाई देखेंगे जेपी गंगा पथ की, हाल ही में जिसका मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो जेपी गंगा पथ की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। इसका संबंध बिहार के पटना जिला से है। तो 21 का क्या हो जाएगा आंसर ए। अगला 22 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2022 में उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा कार्य निष्पादन और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सेम इसी टाइप का प्रश्न अभी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया। बीपीएससी ने जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हाल ही में जो कंडक्ट कराए उसमें भी यही प्रश्न पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि सिवान डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग का अंतिम मॉड्यूल मिंगटियन लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चाइना। अगला 24 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2022 में फीफा फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मेजबान कतर और किस देश के मध्य उद्घाटन मैच खेला गया? यानी कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो उद्घाटन किया गया नवंबर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप, उसमें जो मेजबान जो हैं कतर, यानी कि उद्घाटन मैच जो है किसके किसके बीच में खेला गया है? तो उद्घाटन मैच कतर और इक्वाडोर के बीच में खेला गया है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 25 नंबर प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक 2022 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, यह बैठक 4 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है। यह स्टेटमेंट सही है। अगला है, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है। तो प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इसका 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 26 अगस्त 2022 को बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 27 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक समूह के द्वारा जारी की गई है। देखिए यह गलत है। यह रिपोर्ट जो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वह UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है, न कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो 27 का स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। बाकी प्रश्न को देखिए। स्टेटमेंट नंबर 3 है, इस सूचकांक में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी सही है, यानी कि इसका स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गया। देखिए हालांकि अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 भी जारी कर दिया गया है, तो यह प्रश्न अब अप्रासंगिक है। लेकिन अगर फिर भी प्रश्न पूछ लिया जाए, चूंकि 1 साल का आपको कवर करना ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गया डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो इसका स्वाभाविक सिर्फ आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। आपको ये याद रखना है कि वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के 15वें राष्ट्रपति बने हैं। तो 29 का करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सूर्य के प्रकाश को सीधे रूपायित करने में काम आता है? यानी कि सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट ट्रांसफर कौन करता है निम्न में से? ऑप्शन ए, प्रकाश वोल्टीय सेल, बिल्कुल सही है। सौर उष्मा सेल, यह भी सही है।
इसका स्टेट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट, यानी कि 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न, इंटरनेट शब्दावली में www में चौथे W का क्या अर्थ होता है? तो चौथे जो W है उसका अर्थ हो जाता है बी, यानी कि वर्म। अगला है IPv6 पतों का साइज कितना होता है? देखिए यहाँ पर एक दो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न दे दिए हैं, इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है 128 बिट्स। ठीक है, हालांकि इस तरीके के सवाल वहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, अब पॉलिटी स्टार्ट हो गया है। भारतीय संविधान मान्यता देता है ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक भाषाई एवं जातीय अल्पसंख्यकों को। यह गलत है, जातियों को नहीं देता, यानी कि इसका ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। जो भारतीय संविधान है वह धार्मिक और भाषाई दोनों को मान्यता देता है। तो स्टेटमेंट नंबर ए एंड बी इसका दोनों सही हो जाएगा, 33 का आंसर डी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रशासन के द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया था? तो अधिकतम हिंदुओं को रोजगार औरंगजेब के समय में दिया गया था। ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? तो अकबर के द्वारा जो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई है वह मंगोलिया से लिया गया था। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 117 से रिलेटेड है, यानी कि 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघीय सूची में कौन से विषय शामिल है? यानी कि संघ सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? ए डाक एवं तार, बिल्कुल यह संघ सूची का विषय है। बी स्टॉक एक्सचेंज, यह भी संघ सूची का विषय है। सी पुलिस, देखिए पुलिस जो है वह स्टेट लिस्ट राज्य सूची का विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी कि 37 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 38 नंबर प्रश्न है, राज्य सूची में शामिल विषयों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करिए। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कृषि, यह बिल्कुल सही है, यह राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी मनोरंजन, यह भी राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज, इसे अभी हमने देखा। ऑप्शन सी जो स्टॉक एक्सचेंज है वह संघ सूची का विषय है, यानी कि सेंट्रल लिस्ट का विषय है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला सही उत्तर का चुनाव करें, यानी कि राज्य सूची में कौन विषय शामिल है वह आपको बताना है। तो यह जो है स्टॉक एक्सचेंज या संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में ए और बी दोनों शामिल हैं, यानी कि 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया, किस प्रधानमंत्री के समय में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा बी। अगला आइए 40 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपबंधित है? यानी कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान का 3रा अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है। तो 3रा अनुसूची जो है वह शपथ व प्रतिज्ञान से संबंधित है। शपथ व प्रतिज्ञान, किसका शपथ? कई सारे इसमें चीज़ों का वर्णन है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संघ के मंत्री व उसकी मंत्री पद के लिए शपथ का प्रारूप। तो इसका करेक्ट आंसर 40 का क्या हो जाएगा सी। अगला, भारतीय संविधान में वर्णित 6ठी अनुसूची का संबंध किन राज्यों से है? देखिए जो 6ठी अनुसूची है उनमें 4 भारतीय राज्यों का वर्णन किया गया। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनका वर्णन किया गया है। इनके प्रशासन से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। तो अब बताइए कौन सा इसमें विकल्प सही हो जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि असम। अगला है 42 नंबर प्रश्न है, 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? अभी हमने ऊपर बताया कि 9वीं अनुसूची को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में शामिल किया गया। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। देखिए यहाँ पर दो चीजें पूछी जा सकती है आपसे, एक भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया और दूसरा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। कब लागू, एक मिनट, अगर यहाँ पर कब अंगीकृत है, स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 26 जनवरी 1900। यह गलत ऑप्शन दिया गया, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्वीकार किया है तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, लेकिन अगर लागू पूछा जाता तो 26 जनवरी 1950 पूछा जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है कि कब अंगीकृत यानी कि कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि 43 का करेक्ट आंसर डी। वहाँ पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय आप लोग भी थोड़ा सोचकर जवाब देंगे, ठीक है, ताकि गलत ना हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए हैं, उनमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, ये दोनों वर्ड भी शामिल हैं। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका के विषय में सही कथन का चयन करें, यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा संविधान की उद्देशिका बना, यह सही है। ऑप्शन बी उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य है, यह गलत है। उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है, संशोधन होते भी हैं और हुए भी हैं, ठीक है। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 46 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि, यानी कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए 47 नंबर, भारतीय संविधान में शामिल हैं, बताइए कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूची और कितने भाग शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूचियां शामिल हैं। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के अवशेष बागौर और होशंगाबाद, इन दोनों से प्राप्त हुए हैं, यानी कि 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है आहार सभ्यता, देखिए यह एनसीईआरटी से, यह प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, यह बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह गलत है, ठीक है। ऑप्शन 3 धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यह भी सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है, यह भी सही है। प्रश्न की सही विकल्प का चयन करें, तो सही कौन सा हो गया, 1, 3 और 4 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए। अब आइए 50 नंबर प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। यह तो आसान प्रश्न है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल जो है वह बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। देखिए ये सारे प्रश्न जो है वो आपको घटना चक्र में भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है वह भी घटना चक्र पब्लिकेशन की है, और ये सारे जो विषय से आप संबंधित जो प्रश्न है वो भी आपको घटना
घटना चक्र में मिल जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है बताइए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है। तो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ब्लैंक्स ठोस शक्तिशाली कूलॉम्बी बलों से बंधे धनायन और ऋणायन की 3 त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि आयनिक। यानी कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के जगह आएगा आयनिक। आयनिक ठोस शक्तिशाली कूलॉम्बी बलों से बंधे धनायन और ऋणायन की 3 त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, तो 54 का करेक्ट आंसर सी। अगला है 55 नंबर, इसे मैच करना। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और कूट आपको बताना है। या थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूं ताकि ये आपको स्क्रीन पर दिख सके। ठीक है, छोटा कर दिया। 55 नंबर इसे मैच करना है। पहला है लोथल, तो लोथल इधर पुरातत्वीय खोज है, तो लोथल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गोदीबाड़ा, तो ए का हो जाएगा 2। अगला है कालीबंगा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, बी का हो जाएगा 1। बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, यानी कि डी का 3, तो स्वाभाविक है सी का 4 हो जाएगा। यानी कि मैच करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 कौन सा है बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वे टेम्यूर वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें सौम्य ट्यूमर कहा जाता है। 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला आइए 57 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। तो ए अपने नगर नियोजन के लिए बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल ये भी सही है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए यह भी सही है और अपने उद्योगों के लिए यह भी सही है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है, तो स्टेटमेंट 1 2 3 और 4 चारों विकल्प सही हैं। यानी कि 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 58 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी ब्लैंक्स की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गरीबी रेखा। यानी कि स्टेटमेंट जब आप फुलफिल करेंगे तो हो जाएगा कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह क्या था, तो लोथल और सुतपुरदा ये दोनों हड़प्पा के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। मध्यकालीन भारत में कौन प्रसिद्ध विधिवेता थे यह आपको बताना है। और 1 नंबर है विज्ञानेश्वर, यह सही है। बी है हेमाद्रि, यह भी सही है। 3 है राजशेखर, यह गलत है। यहाँ पर विधिवेता पूछा गया तो राजशेखर विधिवेता की श्रेणी में नहीं आते। चौथा है जिमुतवाहन, यह भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 4 विकल्प के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। हमने थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर दिया। ठीक है, सूची 1 इधर राजवंश दिया गया है, सूची 2 यहाँ पर राजधानी दिया गया है। इसे कूट के आधार पर मैच करना है। ठीक है, जैसे है प्रतिहार, तो प्रतिहार कहाँ पर, कन्नौज, यानी कि ए का हो जाएगा 4। चोल की स्थापना विद्यालय के द्वारा, इसकी राजधानी कहाँ, तंजौर, यानी कि बी का हो जाएगा 1। परमार कहाँ पर, धारा। ठीक है, तो सी का आंसर हो जाएगा 3। और सोलंकी अनहिलवाड़, यानी कि डी का आंसर हो जाएगा 2। यानी कि 4 1 3 2 अगर इसे आप मैच करेंगे तो आंसर आएगा 4 1 3 2, यानी कि करेक्ट आंसर 61 का हो जाएगा ए। अगला आइए 42 नंबर प्रश्न,
राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे कौन थे? यानी कि त्रिकोणीय संघर्ष में उलझने वाला राजवंश कौन कौन था बताइए। त्रिकोणीय यानी कि तीन के बीच में संघर्ष हुआ है, एक पाल, दूसरा गुर्जर प्रतिहार और तीसरा राष्ट्रकूट। तो इसका करेक्ट आंसर 2, 3 और 4 यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, तो 62 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को प्राप्त करें। इसे आपको क्रम में बताना है। ठीक है, जैसे है चंगेज खां। देखिए चंगेज खां का जो आक्रमण हुआ वह इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश। यह है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बेसिकली 998 में ही गद्दी पर बैठ गया था, 998 ईस्वी से संबंधित है। यहाँ है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का देखेंगे जैसे कि तराइन का युद्ध जो होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या फिर चंदावर का युद्ध, ये सब मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि मोहम्मद गौरी का अगर आप देखेंगे तो 1190-91 में जैसे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय 1192 में हुआ, तो 1191-92 से संबंधित है मोहम्मद गौरी। वहीं है तैमूर लंग। तैमूर लंग का जो है वह 1398 में। ठीक है, तो अब इसे आप व्यवस्थित कर लीजिए, जो आएगा वह आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? सबसे पहले 2 नंबर, 2 नंबर के बाद होना चाहिए यह आपका आएगा मोहम्मद गौरी 3 नंबर। 3 नंबर के बाद क्या होना चाहिए? इल्तुतमिश 1290 से 1320 तक रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर, 2, 3, 1, उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर, 2, 3, 1, 4 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 63 का बी। अगला है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? बताइए, सुल्तान ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो वह चौगान की क्रीड़ा खेलने के दौरान अश्व से गिर गया था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो दिल्ली जो है वह दिल्ली सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश के पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लाहौर को राजधानी बनाया। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का बी। अगला है 66 नंबर प्रश्न। यहाँ पर भी सूची आपको सम्मिलित करना है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, यह भी आसान प्रश्न है। रणथंभौर जो है वह हमीर देव से संबंधित है। ए का हो जाएगा 3, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, बी का हो जाएगा 4, देवगिरी राजा राय रामचंद्र यानी कि सी का हो जाएगा 2, और गुजरात कर्णदेव डी का हो जाएगा 1 यानी कि 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सही नहीं है? यानी कि राजगोपालाचारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बिल्कुल यह तो सही है। ऑप्शन बी, उनकी मृत्यु 1970 में हुई थी, यह गलत है। इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में चेन्नई में हुई थी। ठीक है, चेन्नई। ऑप्शन सी, वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे, यह सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत है इसका आंसर हो जाएगा 67 का बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला शासक था मुबारक खिलजी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से व प्रजा को राजा से मुक्ति मिली? यह किसके बारे में कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के बारे में यह स्टेटमेंट कहा जाता है। बेसिकली देखेंगे कि एमबीटी जो था वह एक सनकी मिजाज का एक राजा था। ठीक है, हालांकि काफ़ी पढ़ा लिखा राजा था लेकिन सनकी मिजाज का था। इसी कारण इसकी डेथ पर इतिहासकार के द्वारा कहा गया है कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 70 नंबर। यहाँ पर भी इसे मैच करना है। ठीक है, आप मैच करिए। एक तरफ है सूची 1, दूसरे तरफ है सूची 2। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वह एक्स-चैपल की संधि से अंत हुआ था। तो ए का क्या हो जाएगा आंसर? 4। अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है वह पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तो बी का करेक्ट आंसर
तृतीय कर्नाटक युद्ध, बी का करेक्ट आंसर, एक मिनट फिर से देखिए, ए का हो जाएगा 4, ठीक है, एक सला चैपल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी में है तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि बी का आंसर हो जाएगा 1। सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वह अनिर्णित रहा था, अनिर्णित, यानी कि सी का हो जाएगा 3। फिर है आपका प्रथम मैसूर युद्ध, कब हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध? 1767 से 69 ईस्वी में, ठीक है, तो यह हो गया था ब्रिटिश की हार, यानी कि डी का हो जाएगा 2, यानी कि 4-1-3-2, 4-1-3-2 यहाँ पर स्टेट, यह हो जाएगा आपका सी, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा सी। अगला आइए 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे को स्थापित किया? तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे किन स्थानों पर स्थापित किए थे? तो इसका ऑप्शन ए देखेंगे आप, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, यह भी सही है। ऑप्शन बी सूरत, भरूच, आगरा, यह भी स्टेटमेंट, यह भी सही है, यानी कि इसका ए एंड बी दोनों सही है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट देख लीजिए। 71 फिर है आपका सी में दिया हुआ कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, यह नहीं है, ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी, यानी कि उपर्युक्त में से कौन सी देन है वह अंग्रेजों के द्वारा भारत को दिया गया था? ऑप्शन 1 मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। देखिए अंग्रेजों के आने के पहले ही यह बेसिकली शेर शाह और अकबर के समय में यह पद्धति प्रचलित थी, तो एक नंबर स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ऑप्शन बी युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, चलती फिरती तोप का प्रयोग अंग्रेजों से पूर्व मुगल कर चुके थे, तो 2 नंबर भी गलत हो गया। 3 तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, देखिए यह अंग्रेजों से पूर्व, अंग्रेजों की नहीं, यह पुर्तगालियों की देन है, ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 73 नंबर प्रश्न, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? यानी कि आपको ऑप्शन देकर बताना है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन 1 अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, बिल्कुल यह सही है, क्योंकि बंगाल जो है वह अंग्रेजों की विजय का, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार का एक बहुत बड़ा कारण रहा है, तो इसका 1 नंबर स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 2 अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति, बिल्कुल सही है, फ्रांस की तुलना में, फ्रेंच की तुलना में अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति जो थी वह उत्कृष्ट अव्वल दर्जे की थी, तो यह दोनों सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा उत्तर सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 74 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित को बताना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध मीर जाफर और कॉर्नवालिस के बीच, या तो स्टेटमेंट गलत है, आप लोग पढ़ते ही समझ जाएंगे, मीर जाफर और कॉर्नवालिस के बीच या बक्सर का युद्ध गलत है, ठीक है, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही है, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी के बीच, तो यह सही है, ठीक है। ऑप्शन सी चिलियानवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, यह स्टेटमेंट गलत है। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यह भी गलत है, खुर्दा का जो लड़ाई हुआ है वह निजाम और मराठा के बीच में हुआ है, तो इसका कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही सुमेलित है, यानी कि 74 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? बताइए रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना कहां पर की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लाहौर में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया कौन था? तो हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया हुआ था आयरकूट, यानी कि 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए कौन था? तो यह टीपू सुल्तान था, जिसने विदेशों में भी आधुनिक पद्धति से अपने दूतावास को स्थापित किया था, तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और टीपू सुल्तान को ही भारत में रॉकेट तकनीक ईजाद करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान ने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं विदेशियों से, जो विदेशी यहाँ पर थे, अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, तो उनसे सीख लेकर, तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अगला 78 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर आपको मैच करना है और सही कूट को आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैच करते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि यह हुआ था 1765 ईस्वी में, बक्सर के युद्ध की समाप्ति के पश्चात। तो ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला देखिए, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। कब हुआ था? 1784, द्वितीय मैसूर युद्ध की समाप्ति के पश्चात। तो बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला, सालावाई की संधि आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। यह कब हुआ था? 1782 ईस्वी में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात। तो सी का हो जाएगा 1। अगला है मद्रास की संधि। मद्रास की संधि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि इसका हो जाएगा 3, यानी कि डी का हो गया 3, यानी कि 4, 2, 1 और 3 यहाँ बैठा। अब देखिए 78 का 4, 2, 1, 3, ठीक है। आइए यहाँ पर 78 का 4, 2, 1, 3 किस में है? 4, 2, 1, 3, ये हो गया सी आपका, ठीक है। तो उसका आंसर सी। अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। ऑप्शन ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। देखिए बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खां को जाता है, ठीक है, मुर्शीद कुली खां। तो स्टेटमेंट नंबर ए जो है वह गलत हो गया। बी, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, यह सही है। ऑप्शन सी, आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, यह भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके कहां पर भेजा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार होने वाले थे जयप्रकाश नारायण, जेपी। 81 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो अधिकतम प्रभावित जिला पटना रहा है, यानी कि 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 83 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बताइए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन सर पी लॉरेंस के नेतृत्व में 1946 में। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी का अध्यक्ष कौन था? जिस समय भारत का विभाजन हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर भी आपको मैच करना है, ठीक है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, एक का एक हो जाएगा। ओलेरीकल्चर सब्जी, बी का 2 हो जाएगा। पोमोलॉजी फल, सी का 4 हो जाएगा। और ओलीकल्चर जैतून, डी का 3 हो जाएगा। यानी कि 1 2 4 3, ठीक है। तो यह हो गया मैच। 86 का हो गया। 1 2 4 3 मैच करना है, ठीक है। अब आइए अगला, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। बताइए एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होगा। 87 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, इसे आपको चयन करके बताना है। ऑप्शन 1, पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया, यह भी सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 1, ऑप्शन 1,
थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सिडमा रोग होता है। देखिए थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सिडमा रोग होता है, कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है, तो यह कथन सही है। ठीक है, अगला, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर पैराथायरॉयड हार्मोन का स्रावन होता है, यह गलत है। तो 81 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक। अगला 90, यहाँ पर यह भी आपको मैच करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ उसको। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर आप मैच करेंगे। एक तरफ है शारीरिक अंग और दूसरी तरफ है अस्थि का नाम यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, जांघ, जांघ कहाँ पर, तो फीमर में, फीमर। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। अगला बी, घुटना, घुटना का जो है वह हो जाएगा पटेला, बी का 4। कलाई, कलाई जो है वह कार्पलस, सी का 1। और कर्ण अस्थियाँ मैलियस, डी का 3, यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला आइए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। आइए इसे भी हम लोग मैच करते हैं। ये साइंस चल रहा है। ठीक है, हार्मोन एक तरफ है और दूसरी तरफ ग्रंथि का नाम दिया गया। ठीक है ना, चलिए मैच करिए। सॉरी, एक तरफ हार्मोन है और दूसरी तरफ ग्रंथि है। यहाँ पर है एपिनेफ्रिन, जो एपिनेफ्रिन है वह मेडुला ग्रंथि के साथ, यानी कि एक आंसर हो जाएगा 2। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन है वह परावटु ग्रंथि से संबंधित है, बी का हो जाएगा 3, ए का 2, बी का 3। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन जो है वह अंडाशय से संबंधित है, सी का हो जाएगा 4। और एसटीएच हार्मोन, एसटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से संबंधित है, डी का हो जाएगा 1, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन मैच नहीं है, इसे आपको बताना है। मटर में मार्स रोग, मैगजीन की कमी से होती है, यह तो सुमेलित है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से, यह भी यहाँ पर मैच है। आम में लिटिल लीफ रोग बोरॉन की कमी से, यह गलत है। तो इसका आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि 92 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल गैस का अवयव नहीं है, जल गैस का कौन सा अवयव नहीं है। ठीक है, तो 93 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मीथेन जो है वह जल गैस का अवयव नहीं है। ठीक है, तो इसका 93 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 94, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, यानी कि कौन सी गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है और वह अक्रिय गैस है सर्वाधिक मात्रा में, वह है ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन अक्रिय गैस है और यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पाइलोरिक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, पाइलोरिक ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है, 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लैंगरहैंस की दीपिका, ठीक है, शरीर के किस अंग का भाग है, तो लैंगरहैंस की दीपिका जो है वह शरीर की अग्नाशय का भाग है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो 96 का करेक्ट आंसर बी। अगला है 97, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो आप इसे सुमेलित करिए। 97, सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष, तो सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है, यूकेलिप्टस, ए का आंसर हो जाएगा 1। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा, सिकोया सबसे लंबा वृक्ष, बी का 3। जंगल की आग, जंगल की आग ढाक, सी का 4। और सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया, डी का 2। ठीक है, तो 1 3 4 2 यह हो गया, यहाँ पर मैच हो गया। ठीक है, तो 97 का हो गया। अब आइए 98, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक कारणों से नहीं होती है, कौन सा रोग आनुवंशिक कारणों से नहीं होता है, इसे आपको बताना है। वर्णांधता और पटाव सिंड्रोम, ये जो दोनों रोग हैं वह आनुवंशिक रोग हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डिप्लोपिया जो है वह आनुवंशिक रोग से नहीं होता। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है, कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए, जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं, या तो सही है। आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, यह भी सही है। डीएनए में थाइमिन बेस की जगह यूरेसिल आ जाता है, यह गलत है। तो असत्य कथन को बताना है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है यह आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार
आइंस्टीन ने किया, यह गलत है। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल के द्वारा आविष्कार किया गया, तो 1 नंबर गलत है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, यह सही है। आरडीएक्स को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है, यह भी सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर 2 और 3 सही है, यानी कि 100 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 101, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं है, इसे आपको यहाँ पर बताना है। सेब एंथोसाइनिन, पपीता कैरिका जैंथिन, टमाटर कैरोटीन, उपर्युक्त में से कौन सा नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए मैच करके कौन सा सुमेलित नहीं है। तो टमाटर जो है वह कैरोटीन या सुमेलित नहीं है। टमाटर में लाइकोपीन नामक रसायन पाया जाता है, टमाटर लाइकोपीन, ठीक है। तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 102, निम्नलिखित में से कौन आरडीएक्स का एक अन्य नाम है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है, अभी हमने ऊपर में पढ़ा ऑप्शन में, आरडीएक्स को प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है। तो 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 103, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछलियां हैं, वास्तविक मछली कौन सी है, इसे आपको बताना है। जेली फिश, सिल्वर फिश, कैटफिश और डॉग फिश। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह कैटफिश और डॉग फिश दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है रॉकेट प्रणोदक और वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो रॉकेट प्रणोदक और वेल्डिंग में साइनोजन का प्रयोग किया जाता है। 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है एंजाइम नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो जो एंजाइम नाम है वह विल्हेम कुहने के द्वारा दिया गया था। 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 106 नंबर प्रश्न, आसान प्रश्न है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि, बताइए। एक पंखा जो है वह गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, यानी कि गर्मी के मौसम में जब आप पंखा का यूज़ करेंगे तो आपको आराम का एहसास मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, लेकिन जो परमाणु बम है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 108 नंबर प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, बताइए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? तो इस पर जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भूमिका, सरकारी और प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों की भूमिका जो होगी वह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में देखने को मिलेगी। तो 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है। अगला 111 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? यानी कि कौन सी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 निम्न प्रति व्यक्ति आय, ये तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बिल्कुल विशेषता है। ऑप्शन 2 कृषि क्षेत्र की प्रधानता, यह भी विकल्प अल्प विकसित देशों में देखने को मिलता है। जनसंख्या वृद्धि की निम्न दर, यह गलत है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की जो उच्च दर है वह यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूंजी निर्माण की उच्च दर, यह भी विकल्प जो है वह गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर पूंजी निर्माण की निम्न दर यहाँ पर देखने को मिलेगी और जनसंख्या वृद्धि उच्च दर और पूंजी निर्माण की निम्न दर, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा कौन सा विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन 3 और 4 यानी कि 111 का सी। अगला 112, ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर, मधुमक्खियां, कुछ छिपकलियां और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अनिकेश जनन कहा जाता है। 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 113 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी में निवेश के परिणाम स्वरूप घटित होता है? तो मानव पूंजी में निवेश के परिणाम स्वरूप संसाधनों का अनुचित प्रयोग, यह गलत है। जब मानव पूंजी में आप निवेश करेंगे तो संसाधनों का उचित उपयोग ही होगा, तो एक गलत है। 2 कुशलता में वृद्धि सही है, आर्थिक विकास यह भी सही है, उत्पादकता में वृद्धि यह भी सही है, यानी कि इसका कौन से विकल्प सही है? 2, 3, 4 विकल्प सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पर है संसाधनों का अनुचित प्रयोग, तो या तो ऑब्वियस गलत होगा, तो 113 का बी। अगला है वह किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है क्या कहलाता है? अभी कुछ दिन पहले हमने बजट का, जब बिहार का बजट हमने डिस्कस किया था तो हमने बताया था कई प्रकार के हमने भूमि जोत का आपके साथ डिस्कस किया था। एक था सीमांत, ठीक है, सीमांत के बाद था लघु, लघु के बाद अर्ध लघु, अर्ध लघु के लघु के बाद अर्ध मध्यम, मध्यम इसके बाद दीर्घ, ठीक है। तो सीमांत में जो आएंगे वह 0 से 1 हेक्टेयर, यानी कि एकदम बॉर्डर वाले 0 से 1 हेक्टेयर सीमांत में, और लघु में 1 से 2 हेक्टेयर वाले आएंगे। तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में कौन सा आएगा? लघु कृषक, यानी कि 114 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में फसल सघनता कितनी है? तो अगर आप कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 22-23 को आधार बनाएंगे तो फसल सघनता 141.6% है। 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आय पर करारोपण की शक्ति किसे प्राप्त है? तो कृषि आय पर करारोपण की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। 117 का आंसर है बी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सुमेलित सही सुमेलन की पहचान करना है? कौन सा सही सुमेलित है इसे आपको यहाँ पर बताना है। भूरी क्रांति तिलहन, यह गलत है। पीली क्रांति मांस उत्पादन, यह गलत है क्योंकि पीली क्रांति है तिलहन। लाल क्रांति उर्वरक है। भूरी क्रांति यह भी गलत है। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 118 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। अगला है, किसी तारे के जीवन चक्र की समाप्ति पर विस्फोट को क्या कहा जाता है? तो तारे की जीवन चक्र की समाप्ति पर जो विस्फोट होता है उसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ है नदी, दूसरे तरफ है शहर। डेन्यूब जर्मनी, और डेन्यूब स्वाभाविक है, जर्मनी डेन्यूब है, ठीक है, यह सुमेलित है। राइन फ्रांस, मैकेंजी स्पेन, यह सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वह है पाक जल डमरू मध्य। तो 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, चिस्पानी गॉर्ज किसके द्वारा बनता है? चिस्पानी गॉर्ज, तो चिस्पानी गॉर्ज का निर्माण कर्नाली नदी के माध्यम से होता है। 123 का करेक्ट आंसर है ए। अगला है 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एल्बिंगो की मात्रा सर्वाधिक होती है? एल्बिंगे की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? हिमांक मंडल में। 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, यह सही है, 1 नंबर सही है, ठीक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। यह पश्चिमी दक्कन पठार के किनारे को चिन्हित करता है, यह भी सही है, यानी कि इसका 1 और 3 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 125 का बी। अगला प्रश्न है, भारत के कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगी? तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मणिपुर। अगला यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। सूची 1 को यस, ठीक है, अब इसे मैच करिए सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ प्रमुख प्राथमिक निर्यात, ठीक है। तो पहला है चार्ड, चार्ड से जो निर्यात किया जाता है वह है पेट्रोलियम, तो एक आंसर हो जाएगा 3 सॉरी। बी है नाइजर, नाइजर से यूरेनियम का निर्यात किया जाता है, तो बी का हो जाएगा 2। 3 है
रवांडा, रवांडा का हो जाएगा कहवा, तो सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा बेनिन यानी कि 1, यानी कि 3 2 4 1, क्या आंसर हो जाएगा सी 127 का सी। 128 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ है कोयला क्षेत्र और दूसरे तरफ यहाँ पर दिया गया है देश, ठीक है। डोनेट्स, दो डोनेट्स है वह जल्दी न्यूज में भी रहा था रशिया यूक्रेन वार के कारण, ए का हो जाएगा 4। अगला है कुजनेट्स्क, कुजनेट्स जो है यह रशिया से संबंधित है, बी का हो जाएगा 3। लंकाशायर, कहाँ है लंकाशायर, ब्रिटेन में, सी का हो जाएगा 2 और सार्क स्वाभाविक है कि 1 बच गया, जर्मनी 1 नंबर, तो डी का 1 यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 यानी कि 128 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 129 नंबर प्रश्न है, एक गैल्वेनिक सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है एवं इसका विभव बिलियन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, बताइए। तो एक गैल्वेनिक सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहा जाता है, 129 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इसे मैच करना है, एक तरफ सूची 1 दूसरी तरफ दिया हुआ है सूची 2 यानी कि खनिज और उत्पादक क्षेत्र, इसे आपको मैच करना है। कोयला, कोयला का कहाँ पर उत्पादक क्षेत्र है, कारागंडा बेसिन यानी कि ए का हो जाएगा 2। अगला है सोना, तो सोना का उत्पादन हाई वेल्ड, बी का 1। लौह अयस्क, इसका आंसर 4 हो जाएगा, क्रिबोई रॉग, सी का 4 और खनिज तेल सान जोक्विन घाटी यानी कि डी का 3, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी कि 130 का आंसर है बी। अगला है ब्लैंक्स को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि उष्मा तरंग के रूप में किसे जाना जाता है, तो अवरक्त तरंगों को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है, 131 का आंसर हो जाएगा ए। ट्विटर ने अपने लोगो को परिवर्तित करके क्या कर दिया है, तो ट्विटर का अब लोगो हो गया है एक्स की तरह, ठीक है, इस तरह का एक्स, तो 132 का आंसर हो जाएगा ए। पहले चिड़िया था इसका लोगो, ठीक है, पहले ट्विटर का लोगो था चिड़िया, लेकिन अब हो गया है इसे एक्स कर दिया गया है, तो 132 का ए हो जाएगा आंसर। 133 करेवास मृतिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, या बीपीएससी का पीवाईक्यू से संबंधित है। करेवास मृतिका बताइए कहाँ पर पाई जाएगी करेवास मृतिका, तो कश्मीर हिमालय में, ठीक है, 133 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 134 नंबर प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, बताइए। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो पुरानी शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बांगर। अगला प्रश्न है, ब्लैंक्स तरंगों में यानी कि किस प्रकार की तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, परावैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे एक्स, गामा, रेडियो, माइक्रोवेव, परावैंगनी, इंफ्रारेड आदि शामिल होते हैं, तो 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है, 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है 137 नंबर प्रश्न, ब्लैंक्स यहाँ पर है, आयनों के स्वतंत्र प्रवासन नियम में कहा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता को सीमित करने के इलेक्ट्रोलाइट के आयन और धनायन के व्यक्तिगत योगदान के योग के रूप में दर्शाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कोलराउस। अगला प्रश्न है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है चावल यानी कि बी। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थित राज्य कौन सा है, तो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थित है उत्तर प्रदेश। उत्पादकता की दृष्टि से पूछा जाता तो आंसर होता महाराष्ट्र, ठीक है। अगला, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त किया गया था, तो सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में इसे समाप्त किया गया था, 29, ठीक है। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद यहाँ पर 10 प्रश्न मैथ का दिया हुआ है,
मैथ के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं इसका PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप @academics4CSE पर आपको भेज दूंगा, ताकि आप मैथ के प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा घटना चक्र पब्लिकेशन की टोह संबंधी जो नई प्रैक्टिस सेट आई है, उसके एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया गया है। उम्मीद है कि 69th PT की तैयारी में यह वीडियो हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं कारगर साबित होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।